हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मेटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत के साथ साथ सभी स्लेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो questionforexam.com पे आप जाके कक्षा 10वीं का सभी स्लेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे। आपसे बता दें कि चंद्रादित्य जो है वो चालुक्य वंश के राजा थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब चालुक्य वंश हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार कौन है। ये दोस्तों, आपसे बता दें वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार जो हैं वो तिरुमलंबा हैं। क्वेश्चन का सही जवाब तिरुमलंबा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 में, क्षमाराव के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, आपसे बता दें क्षमाराव के पिता का जो नाम था वो शंकर पांडुरंग था। क्वेश्चन का सही जवाब शंकर पांडुरंग हो जाएगा। अगला सवाल है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो बृहद जो उपनिषद है, बृहदकोपनिषद, उसी में मिलता है मैत्रेयी का वर्णन। मैत्रेयी कौन थी? तो वे वाग्वलक की पत्नी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन 74 में कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्री वर्णित है। आप सभी को बता दें कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल 40 कवित्री वर्णित है, यानी कुल 40 कवित्रियों का ही वर्णन किया गया है। किसमें? तो लौकिक साहित्य में। उसके बाद में अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद जो हिंदू धर्म का वेद होते हैं, जो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज सभी को मालूम होगा वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदांग 6 प्रकार के होती हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। तो जो 4 वेद होते हैं उसी में से एक वेद का नाम है ऋग्वेद। तो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं को, यानी ऋषियों की पत्नी का वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन का सही जवाब 24 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, गंगा देवी का समय क्या था। आपसे बता दें गंगा देवी का समय 14वीं सदी में था। क्वेश्चन का सही जवाब 14वीं सदी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। आप सभी को बता दें कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो क्वेश्चन का सही जवाब दंडी ने कहा था, सर्व शुक्ला सरस्वती। उसके बाद में अगला जो सवाल है, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित थी। तो पंडित क्षमाराव के माध्यम से एक रचना किया गया था जिसका नाम पड़ा था सत्याग्रह गीता। तो ये जो प्रभावित थी वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ असहयोग आंदोलन से प्रभावित थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विपुल क्या है। आपसे संस्कृत में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, विपुलम किम अस्ति, यानी विपुल क्या है। तो विपुल जो है वो एक प्रकार का संस्कृत का साहित्य है। क्वेश्चन का सही जवाब संस्कृत साहित्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 80 में कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी को जवाब ही मालूम होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन हैं। तो भारत महिमा पाठ या भारत महिमा जो गीत है उसके रचनाकार का नाम डॉक्टर उमाशंकर शर्मा हैं। क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर उमाशंकर शर्मा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 82 में दिया गया है, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। आज सभी को मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान यानी भारत की शोभा, बनावटी एवं सुंदरता को देखकर खुद ईश्वर प्रसन्न होते हैं, अर्थात खुश होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 83 में कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। तो हम सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं,
उन सभी का कर्तव्य भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, यानी राष्ट्र के लिए भक्ति होना चाहिए। और इसके बाद में अगला सवाल है, पुराण कितने हैं? आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारत भूमि की सेविका है, यानी भारत भूमि की सेविका कितनी है? क्वेश्चन का सही जवाब 18 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? भारत एक ऐसा देश है ना जिसके गीत खुद देवतागण भी गाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब भारत हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 87 में कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्राचीन संस्कृति का जो पहचान जो होता है ना, चिन्हित किया जाता है, वो संस्कारों से होता है। संस्कार के माध्यम से पता चल जाता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान कैसी की जाए। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है, प्रथम लाइन है ना, वो किस पुराण से संकलित है, अर्थात किस पुराण से लिया गया है? क्वेश्चन का सही जवाब विष्णु पुराण हो जाएगा, क्योंकि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, प्रथम लाइन, स्टेंजा जो है ना, वो विष्णु पुराण से संकलित है, अर्थात विष्णु पुराण से लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक संबंधित है, यानी भारत महिमा जो पाठ है हमारा, उसका जो द्वितीय श्लोक है, दूसरा श्लोक है, वो संबंधित है, अर्थात कौन पुराण से संबंधित है? इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है। आप सभी को बता दें कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से संबंधित है, अर्थात संकलित है। क्वेश्चन का सही जवाब भागवत पुराण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 में कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? आप सभी को बता दें कि भारत महिमा जो पाठ है वो विष्णु पुराण के प्रथम पद से लिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा पद हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 को, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, हमारी मातृभूमि कैसी है? आप सभी को बता दें कि हमारी मातृभूमि, यानी हमारी जो मातृभूमि है ना, वो है विशालकार, यानी बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है तथा बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 92 कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ये आपके मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन का सही जवाब समावर्तनम हो जाएगा। समावर्तनम जो एक संस्कार का नाम है वो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन 93 में कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो जो अंत्येष्टि का जो संस्कार होता है ना, वो मौत के तुरंत पश्चात होता है, यानी मौत के पश्चात के मतलब मौत के तुरंत बाद। तो आपने मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि मौत के पश्चात कौन से संस्कार होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब अंत्येष्टि संस्कार लिखेंगे आप, या ऐसे सवाल पूछे जानते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मृत्यु के बाद, अर्थात मौत के पश्चात। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 94 में कि सीमंत योनयन संस्कार कौन सा है? तो सीमंत नयन जो संस्कार है वो जन्म पूर्व संस्कार है, अर्थात जन्म के पहले एक संस्कार होता है, उसका नाम है सीमंत नयन संस्कार। इसके बाद में अगला सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य कहे जाते थे, यानी प्राचीन काल में शिष्य यानी स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन का सही जवाब ब्रह्मचारी हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल की बात है जब शिष्यों को ब्रह्मचारी करके संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ब्रह्मचारी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? अर्थात जन्म के पहले मनुष्य के संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो जन्म के पहले संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 97 में कि सप्तपदी क्रिया होता है, अर्थात सप्तपदी क्रिया यानी 7 पदों की जो क्रिया होती है वो कौन से क्रिया में होती है या कौन से संस्कार में होते हैं? तो सप्तपदी क्रिया का मतलब कि 7 जो फेरा लेने वाली एक क्रिया की जाती है ना, वो कौन से संस्कार में की जाती है? उम्मीद है कि आप सभी को मालूम होगा कि सप्तपदी यानी 7 पदों की क्रिया विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब विवाह संस्कार हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। अक्षर आरंभ यानी शिक्षा की शुरुआत, ठीक है, अक्षर का शुरुआत कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है। क्वेश्चन का सही जवाब शिक्षा संस्कार हो जाएगा। है दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन 99 में कि विवाह संस्कार में नहीं होता है, यानी विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है। क्वेश्चन का सही जवाब गोदान हो जाएगा, क्योंकि गोदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि गोदान में होता है, अर्थात गोदान में क्या होता है, तो केशांत संस्कार जो होता है वो गोदान में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब केशांत संस्कार हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को बता दें कि कर्म कांड ग्रंथ जो है वो किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो कल्प शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए, और सवाल में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। तो भारतीय संस्कार ने पूरे भारतवासियों के लिए संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 16 लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है संस्कार के कितने विभाग होते हैं। तो संस्कार के जो विभागों की संख्या होती है वो 5 होती है। आपसे मैट्रिक एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाते हैं कि संस्कार के कितने विभाग होते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 लिखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104 में शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं। शैशवावस्था, एक चीज़ आप सभी को बता दें कि मनुष्य का जो जन्म से लेकर मरने तक 4 अवस्थाओं में उनका जीवन बटा हुआ है। एक होता है शैशवावस्था, ठीक है, उसके बाद में होता है बाल्यावस्था, उसके बाद में होता है किशोरावस्था। आप सभी क्लास 8 में पढ़े होंगे कि किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में। तो एक होता है शैशवावस्था, यानी जब जन्म के बाद में जो अवस्था होता है बच्चों का, उसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद में कुछ महीनों कुछ सालों के बाद बच्चा कुछ समझने लगता है, पर्यावरण के अनुकूल आ जाता है, ठीक है, पर्यावरण यानी ठंडी गर्मी सर्दी ये सब महसूस करने लगता है, तो वो चला जाता है कौन सी अवस्था में बालक, तो वो चला जाता है बाल्यावस्था में। उसके बाद में जब मनुष्य में जनन करने की क्षमता उत्पन्न होने लगती है, तो वैसे मनुष्य प्रौढ़ावस्था नहीं बल्कि किशोरावस्था में चला जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ापे की ओर जाता है तो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब 6 लिखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 को देख लीजिए कि जात कर्म किस संस्कार में होता है। तो जात कर्म जो होता है वो कौन से संस्कार में होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब शैशवा संस्कार हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान जो है वो संस्कार है। क्वेश्चन का सही जवाब संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए अगला जो सवाल है मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो मनुष्य में गुण है, यानी कौन कौन से उसमें अच्छे अच्छे गुण हैं, कौन कौन से उसमें दोष है, यानी अर्थात उसके शरीर में या उसके हृदय मनुष्य में कौन कौन से अवगुण हैं, ये चीज़ का पता लगाने के लिए उसका जो पता चलता है उसके संस्कार से पता चलता है। चूँकि एक मूर्ख व्यक्ति आपसे अच्छा संस्कार नहीं करेगा, उसमें अच्छा संस्कार नहीं होगा, मान प्रतिष्ठा कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे बात किया जाता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, मूर्ख व्यक्ति के पास तो संस्कार ही नहीं होता है, तो उसके ऐसे अभाव से समझ में आ जाता है कि उसके पास कैसा संस्कार है। अगला सवाल है गृहस्थ जीवन का संस्कार है। गृहस्थ जीवन का जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। क्वेश्चन का सही जवाब विवाह संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि नामकरण, नामकरण का मतलब होता है नाम रखना, किस संस्कार में आता है। किसी भी मनुष्य का नाम जो रखा जाता है ना, ठीक है, जैसे राम श्याम सीता गीता ये सभी नाम हैं, तो नामकरण जो होता है यानी नाम का जो स्थापना किया जाता है ये कौन से संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब शैशव संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। भारतीय संस्कृति यानी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है हमारी, उसकी जो पहचान की जाती है वो संस्कार से की जाती है। तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि जीवन का दर्शन महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार ही है। उसके बाद में भारतीय संस्कृति का पहचान किससे होती है, तो संस्कार से होती है। मनुष्य का गुण और दोष यानी अच्छा और बुराई, मनुष्य के अंदर की अच्छी और बुराई की पहचान किससे होती है, तो संस्कार से होती है। उसके बाद में अगला सवाल है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होती है, यानी कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ हो जाते हैं। तो ये प्रियवादी पुरुष जितने होते हैं ना वो सभी जगह सुलभ हो जाते हैं।
अगला सवाल है प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नों के साथ उसका उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो ये विदुर नीति एक प्रकार का ग्रंथ का नाम होता है। क्वेश्चन का सही जवाब विदुर नीति हो जाएगा। अगला सवाल है विदुर नीति किसके प्रश्न का उत्तर देता है। क्वेश्चन का सही जवाब धृतराष्ट्र हो जाएगा। धृतराष्ट्र के जो पत्नी का नाम है, क्या नाम है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि बता ही देते हैं धृतराष्ट्र के पत्नी का नाम गांधारी है, ठीक है, और कर्ण की माँ का नाम कुंती है। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में प्रदान कर सकते हैं। तो है दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।